गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एसएसटी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग इस समय भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं। किसी देश को संविधान की क्यों आवश्यकता पड़ती है, किस लिए पड़ती है, इसी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। आज हम लोग का जो टॉपिक है बच्चों, वो भारतीय संविधान और उसके मुख्य लक्षण हैं। यानी भारतीय संविधान में क्या क्या आवश्यकताएं हैं और क्या क्या चीज़ों को समाहित किया गया। देखिए, जब भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया, उसके पहले बच्चों हमारे ऊपर अंग्रेज़ों का शासन था, ठीक है। लेकिन 20वीं शताब्दी आते आते यह कह सकते हैं, जब 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए और उसके बाद भारतीय इतिहास में गांधी जी के पदार्पण हुआ और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। ये दो प्रमुख घटनाएं हैं जिन लोगों ने भारत के इतिहास को, या कह सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को बदल दिया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अब धीरे धीरे एकजुट होने लगा और धीरे धीरे लोगों को ये बात समझ में आने लगी कि हम लोगों को भी अपना एक संविधान, अपना एक विधान, अपना एक निशान होना चाहिए। हम लोगों को भी स्वतंत्रता चाहिए, समानता चाहिए, बंधुत्व चाहिए, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति से ये सारी चीज़ें हमारे भारतीय नेता, हमारे भारतीय क्रांतिकारी ने सीखा, ठीक है। 20वीं शताब्दी आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशक पुराना हो चुका था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय विचारकों ने या राष्ट्रवादियों ने ये विचार किया कि भारत जब स्वतंत्र हो तो वो किस तरीके से होना चाहिए। ब्रिटिश शासन में जो उन्हें नियम कानून मानने पड़े थे वो तो उनके बनाए नहीं हैं। उपनिवेशक समय में, लंबे समय से उन लोगों ने भारतीयों पर राज्य किया या कष्ट किया और अत्याचार किया। उसके बाद भी उन लोग के बहुत से ऐसे नियम थे जो सर्वमान्य थे, या कह सकते हैं उन नियमों को भारतीय संविधान में लागू किया गया। स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश बनाना था, प्रत्येक नागरिक को उसमें समान अधिकार दिलाना था, सभी को सरकार में बराबर भागीदारी देनी थी, और ये सभी बातों को एक संविधान के द्वारा ही तय किया जा सकता है। इसके बाद यह तय भी होना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे होगा, उसके कामकाज के नियम कैसे होंगे। ये सारी बातें एक व्यक्ति या एक संस्था के बस की बात नहीं है थी। इसमें लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया जो 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य थे। भावी संविधान निर्माण के लिए लगभग 3 साल तक संविधान सभा की बैठकें होती रहीं, ठीक है। संविधान सभा के सदस्यों के सामने सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी थी वह थे हमारे देश में रहने वाले कई प्रकार की जातियां, संप्रदाय, समुदाय थे। उनकी ना तो एक भाषा थी, ना एक धर्म था, और ना ही एक जैसी संस्कृति थी। वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था उस समय हमारा देश भी काफ़ी भारी उथल पुथल से गुजर रहा था, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका था। कुछ रियासतें अभी भी स्वतंत्र थीं और वह ना भारत में मिलना चाह रही थी और ना पाकिस्तान में मिलना चाह रही थी। उनका भविष्य क्या होगा, वे किधर जाएंगी, ये भी अभी कुछ क्लियर नहीं था। जनता की सामाजिक आर्थिक बड़ी भयावह हो चुकी थी। हिंदू मुस्लिम दंगे में बहुत से लोगों ने अपने परिवार, अपनी संस्कृति, अपने घर बारों को छोड़ा था, और कई हजार लाखों के लोग के रूप में लोग शरणार्थी के रूप में भारत आए थे। ये सब सारी बातें एक बहुत भयानक प्रश्न के रूप में भी उभर रही थी। संविधान सभा के सदस्यों के सामने ये सारे मुद्दे थे, लेकिन उन्होंने अपने इस ऐतिहासिक दायित्व और अपने इस कर्तव्यों को बहुत ही ईमानदारी और बहादुरी से पूरा किया। देश को ऐसे कल्पनाशील दस्तावेज दिया जिससे भारत की एकता, अखंडता बनाए रखने और उसमें जो विभिन्नता है, यानी एकता में अनेकता का जो रूप है, वो भी दिखाई दिया। उन्होंने जो दस्तावेज तैयार किया उसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी में समानता बनाने की कोशिश की। उन्होंने गरीबी उन्मूलन, जनप्रतिनिधियों और अन्य चीज़ों के बारे में भी काफ़ी जानकारी दी। आगे के हिस्सों में भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों का उल्लेख किया गया है। इन बातों को पढ़ते हुए हमें यह पता चलता है कि भारत में विविधता, एकता, सामाजिक आर्थिक सुधार और जनता के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं या विचारों को, इन सभी चीज़ों का क्या किया गया, ध्यान रखा गया। इसे समझने की कोशिश किया गया
कि भारत को स्वतंत्र होने के बाद एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक देश कैसे बनाया जाए। इसके लिए कई सारे कार्यक्रम या कई सारी बातें आपके संविधान में की गई। उसका जो पहला है वो है संघवाद। संघवाद का मतलब है कि एक ऐसे देश है जो ज़्यादातर स्तरों का होना, यानी जो सत्ता है उसकी शक्ति एक जगह पे ना होना बल्कि कई जगहों पे होना, जिसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। और यह भारत में है। जैसे भारत में जो शासन है वो त्रिस्तरीय है, 3 स्तरों पे होता है, केंद्र स्तर पे और राज्य स्तर पे और ग्राम स्तर पे या जिला स्तर पे। ठीक है ना, हमारे भी 3 स्तर हैं। ठीक बच्चों, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। भारत में इतने सारे सामुदायिक उपस्थिति का मतलब ये था कि यहाँ पे शासन की एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें राजधानी दिल्ली में बैठे मुट्ठी भर लोग पूरे देश का फैसला ना कर सकें। ठीक है, बिल्कुल सही है। देखिए इसमें दिया हुआ है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। बिल्कुल सही है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के क्रियाकलापों या इनके द्वारा किए गए कार्यों के कारण ही इन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। इन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। इनके पास जो हाजिर जवाबिया कह सकते हैं, जो लोगों को संतुष्ट करने की क्षमता थी, इसी कारण से इन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। इसलिए इसके प्रांतीय स्तर पर भी सरकार की व्यवस्था की गई ताकि इलाकों के हिसाब से अलग अलग फैसले भी लिए जाएं, क्योंकि क्षेत्र के हिसाब से ही जो जनता के मुद्दे हैं, जनता की बातें हैं, जनता की समस्याएं हैं, वहाँ के लोग ही समझ पाएंगे। दूर बैठे एसीओ में दिल्ली में बैठे लोग उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और अन्य राज्यों की जो समस्याएं हैं वो जान नहीं पाएंगे। इसीलिए जो भारतीय संविधान बना उसमें ये बातें की गई कि भारत को कम से कम छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर या छोटे छोटे शासन व्यवस्था में बांटकर उस पर शासन किया जाए। भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार है। राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं वो सभी मुद्दे केंद्र सरकार लेता है या केंद्र सरकार को कानून बना, लेकिन राज्य के जो हैं उसमें कुछ कानून केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकार भी बना सकती है। कार्य क्षेत्र की स्पष्टता के लिए ही संविधान में कुछ सूचियां बनाई गई और इनमें सूची में बताया गया कि कौन से स्तर पर या कौन कौन से कानून केंद्र सरकार बना सकती है और कौन से कानून राज्य सरकार बना सकती है और कौन से कानून दोनों लोग मिलकर बना सकते हैं, जिसके कारण भविष्य में या कभी भी भारत में चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो या जिला स्तर की सरकारें हों या पंचायतें हों, उनमें कभी भी आपस में टकराव या झगड़े की संभावना ना हो। अगला जो था वो संसदीय शासन व्यवस्था। सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करें, ये हम लोगों ने पढ़ा है कक्षा 7 की किताबों में कि किस तरीके से कांता ने वोट डालने की बात के लिए लाइन में लगी थी। यह भारत का सबसे खूबसूरत हिस्सा है या कैसे संविधान का सबसे खूबसूरत भाग है कि भारत में जो वयस्क मताधिकार हैं, जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है और जिनका वोटर लिस्ट में नाम है, वो अपने लिए एक अच्छा प्रतिनिधि हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, ये राज्यसभा का चुनाव हो या ग्राम पंचायत के चुनाव हो, सभी में अपना वोट डालकर अपने एक अच्छे प्रत्याशी या अच्छे जनप्रतिनिधि को चुन सकते हैं। संविधान सभा के समय जब संविधान की रचना कर रहे थे तो उन्हें ये बात लगा कि स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया है। उन्हें यह विश्वास था कि इसमें न केवल लोकतांत्रिक सोच और तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि जाति, वर्ग और औरत मर्द फर्क आधारित ऊंच नीच को बीड़ियों को भी तोड़ा जा सकता है। इसीलिए इसमें केवल वयस्क मताधिकार की बात की गई और भारत का जो चुनाव आयोग या भारत की चुनाव जो व्यवस्था है वो भारत को एकल नागरिकता प्रदान करता है। आप भारत के किसी भी कोने में रहिए, चाहे उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, किसी भी राज्य में रहिए, तो आप भारत के नागरिक हैं, न कि केरला और उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं। ये भी भारत की एकता को दर्शाता है। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है कि आप अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों के साथ सीधी भूमिका निभा सकते हैं। कोई जाति, धर्म, लिंग भेद के आधार पर आपको भेदभाव नहीं किया जाए। इसके अलावा हर व्यक्ति खुद भी चुनाव लड़ सकता है, वह चाहे जिस जाति, धर्म, संप्रदाय या लिंग का हो, इसमें कोई रोक टोक नहीं हो। शक्तियों का बंटवारा मैंने बताया अभी। संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका।
विधायिका में जो होते हैं वो हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। विधायिका मतलब वही संसद भवन यानी लोकसभा और राज्यसभा या विधानसभा या विधान परिषद। कार्यपालिका में ऐसे समूह होता है जो कानून को लागू करने और शासन चलाने का काम करते हैं। कार्यपालिका में प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट और नौकरशाह होते हैं। कार्यपालिका में प्रधानमंत्री, उसकी कैबिनेट और नौकरशाह होते हैं। नौकरशाह में आपके आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जो उच्च कोटि के अधिकारी होते हैं वो उनके शासन चलाने में उनकी मदद करते हैं। और जो हम लोग की अंतिम है क्या है, न्यायालय, वो हमारा संरक्षण है या अभिभावक है, जो क्या करता है, हमारे जो संविधान द्वारा मौलिक अधिकार हैं उन मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पे हमें राहत देता है। और समय समय पर सरकार को भी इस बात का संदेश या जगाता रहता है कि सरकार जो है वो जनता के द्वारा है, जनता के लिए और जनता के भलाई के लिए है। इसीलिए जनता के द्वारा जो काम है वही करे। शासन या सत्ता जो है वो कभी भी क्या है, ये कह सकते हैं, तानाशाही ना हो और अपने शासन या अपने अधिकारों का दुरुपयोग ना करे। शक्तियों के बंटवारे का सबसे बड़ा फायदा यही है कि एक दूसरे पर अंकुश लगाया जा सकता है और तीनों अंगों में संतुलन बनाया जा सकता है बच्चों। ठीक है ना। अगला है मौलिक अधिकार। देखिए, मौलिक अधिकार का मतलब ये है कि आप मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। उपनिवेश शासन ने राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह भाव पैदा कर दिया कि यदि ये फिर ये चुनाव जीत जाएंगे, सरकार बन जाएंगी, तो अंग्रेजों की तरह ये भी हमारे ऊपर शासन करेंगे। जैसे शुरू में अंग्रेज जब आए तो उन लोगों ने व्यापारी वर्ग के रूप में आए और जैसे जैसे हम लोगों के आपसी फूट का लाभ उठाकर इन लोगों ने क्या किया, हम लोगों पर शासन करना शुरू कर दिया। इसलिए राष्ट्रवादी जो चाहते थे वो चाहते थे कि जब भारत स्वतंत्र हो तो राज्य की सत्ता को दुरुपयोग से बचाने के लिए भारतीय के लोगों को जो अधिकार मिले उसका कुछ लिखित प्रमाण भी हो। इसीलिए इसके लिए क्या मौलिक अधिकारों की बात भारतीय संविधान में की गई और भारत के सभी नागरिकों को क्या मौलिक अधिकार दिए गए ताकि जनता के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं बाद में मनमाने तरीके से या निरंकुश तरीके से इसका इस्तेमाल ना करें। और यदि इसका इस्तेमाल करते हैं तो मौलिक अधिकारों का हनन होने पर वहाँ की जनता कोर्ट की शरण में या न्यायालय की शरण में जा सकती है। विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय भी चाहते थे कि संविधान में एक ऐसे अधिकारों का शामिल किया जाए या उल्लेख किया जाए जिससे उनके धर्म की, उनकी बातों की रक्षा की जाए। इसीलिए फलस्वरूप बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का भी आश्वासन दिया गया। मौलिक अधिकारों के बारे में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इनका ये उद्देश्य है कि पहला, हर नागरिक स्थिति में उन अधिकारों की दावेदारी कर सके। दूसरा, वे हर अधिकार उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हों जिसे कानून का अधिकार दिया गया। यानी कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक व्यक्ति हर स्थिति में समान है और कोई भी सरकार या लोग उसका हनन नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे संविधान में खंड नीति निवेशक तत्व दिए गए हैं। संविधान सभा के सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा ताकि ज़्यादा सामाजिक और आर्थिक सुधार लाया जाए। देखिए, नीति निर्देशक तत्व का ये मतलब है कि एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाए जिसमें सभी जातियों, धर्मों, समुदाय के लोगों को बिना किसी भेदभाव को समान रूप से काम, भोजन, रहने, घूमने टहलने की स्वतंत्रता दी जाए। ये सारी बातें हैं। अगला जो टॉपिक है वो धर्मनिरपेक्षता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे। अगले में समानता का अधिकार पढ़ेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये सारे अधिकार हम लोग अगले वीडियो में बच्चों पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।